Recording in progress. Question number 5. Six. सर 6 बता A force F vector equal to minus K y I cap plus x j cap. K is positive constant. X on a particle moving in xy plane. Starting from origin, the particle is taken along x-axis and then parallel to. ये तो कर रखा है सवाल क्लास में, कराया हुआ जरूर. F vector is equal to minus ky I cap minus kx j cap. k को अंदर ले गया. तो इसमें देखो जो वर्क डन अपन ढूंढते हैं, तो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई. तो एफ एक्स से अपना ये माइनस के तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, इसमें भी माइनस के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी वाई. अब इसका इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आती है कि वाई डी एक्स है वो एक्स डी वाई है. तो इसके लिए ये पाथ दे रखा है. पाथ कुछ इस तरह का है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. पाथ है ओ से पहले जाते हैं ओरिजिन से इस पॉइंट पे ए कॉमा 0, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पहुंच गए मान लो पी पॉइंट पे ए कॉमा ए. तो ओ से ए पे जाना और ए से फिर पी पे जाना. तो वर्क डन टोटल 2 स्टेप में करेंगे. ओ से ए, ओ टू ए. तो ओ से ए तो एक्स एक्सिस है, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0. y 0 है तो dy 0. y 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 होगा, dy 0 रखेंगे तो ओ से लेके ए तक का वर्क डन हो जाएगा 0. ए से लेके पी, ए टू पी में है y एक्सिस के पैरेलल, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू ए, तो dx इज इक्वल टू 0. तो dx इक्वल टू 0 से तो ये टर्म 0 हो जाएगा और x की जगह पे a रख देंगे तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा a से p तक का वर्क डन ये 0 माइनस के इंटीग्रेशन a dy. a तो बाहर आ जाएगा और y की लिमिट है 0 से a, तो माइनस के a और dy का इंटीग्रेशन y लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा तो a स्क्वायर. o से a तक का वर्क डन 0, a से p तक का माइनस के स्क्वायर, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा माइनस के स्क्वायर. ऐसा सवाल हमने क्लास में जरूर किया होगा. यस सर. यस सर. तो सवाल करने से पहले क्लास नोट्स जरूर पढ़ने चाहिए. बिना क्लास नोट्स पढ़े सवाल करेंगे तो दिक्कत आएगी. हमने तो इधर वाला भी किया होगा, ओ से यहाँ गए होंगे फिर ऐसे गए होंगे और एक सीधा पाथ भी लिया होगा ऐसा. यस सर, क्लास में सही था. यस सर. तो क्लास में कराए हुए सवाल तो हो जाने चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रहता है टीचर का. सेक्शन सी शुरू हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. टेन. इलेवन. 12. 13. 30.
फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ये। तो ए से इस ब्लॉक को छोड़ दिया गया है, तो 1 मीटर हाइट से 0.मीटर हाइट पे जब ये होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन से इसकी स्पीड ढूंढ लेंगे। 0.5 मीटर हाइट पर जो स्पीड आ जाएगी वो हॉरिजॉन्टल आएगी, फिर उसके बाद उसका पाथ हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल में भी कौन सा प्रोजेक्टाइल है? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम Height. हाइट, Height to हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। और हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का भी कौन सा केस? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो उसके बाद रेंज वगैरह कुछ ऐसी पूछी गई है, जमीन पर कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब रेंज कहते हैं। जमीन को अगर मैं रेफरेंस लाइन मान लूं तो 0.5 मीटर हाइट पे क्या स्पीड रहेगी इसकी, वो ढूंढ लेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन से। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस mgh है 1 शुरू में, इज इक्वल टू, बाद में काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv² प्लस mg और h हो गया 0.5। m तो कैंसिल हो गया, यहाँ से v आ जाएगा, v² इज इक्वल टू, हाँ v²/2 आएगा जी, तो 2 × g × 0.5, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा √g। g को 10 ले लो, तो √10। अब सवाल ये बन गया है 0.5 मीटर की हाइट से एक बॉल को √10 की स्पीड से फेंक दिया गया है, ये रेंज टाइम वगैरह सब ढूंढ सकते हैं। ये हाइट है 0.5, ठीक है। इसमें पहले टाइम ढूंढा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा √2h/g से, h ये रहा, टाइम आ जाएगा तो फिर रेंज आ जाएगा u × t से, ठीक है। yes. 13 हो गया। सेक्शन डी शुरू हो गया यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 'सेक्शन ई' क्वेश्चन नंबर 18, 'सेक्शन एफ' क्वेश्चन नंबर 19, 20, सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, Yes, sir. ये ब्लॉक जिसका वेट है 10 न्यूटन, ये वेट है mg,
तो मास भी ढूंढ सकते हैं इसका। ए से लेकर बी तक का सरफेस तो स्मूथ है, एनर्जी कंजर्वेशन से बी पॉइंट पे कितनी स्पीड आ जाएगी इसके पास वो ढूंढ लेंगे। फिर उसके बाद वो जो स्पीड है उसे रफ सरफेस पे चलाएगी, तो रिटार्ड होता हुआ रुक जाएगा कहीं जाके। तो डिस्टेंस कितनी चली होगी उसने रफ सरफेस पे? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर इसमें आंसर गलत। आंसर गलत आ रहा है। ये जो 10 न्यूटन है उसका मास नहीं है, वो mg है। यस तो बी पॉइंट पे इसके पास कितनी स्पीड आ जाएगी वो ढूंढता हूँ मैं। mgh, h कितना है 1 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू बी पे जाके पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो जाता है, v इज इक्वल टू रूट 2 इंटू जी। अब इतनी स्पीड से बी पॉइंट पर पहुंचा ये, यहाँ बी पॉइंट पर, और ये जाके रुक जाना है यहाँ। तो फ्रिक्शन लगेगा इस पर, तो फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन आएगा। फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम, तो रिटार्डेशन हो जाएगा ये म्यू जी। म्यू दे रखा है शायद, तो कितने डिस्टेंस बाद रुक जाएगा ये, एस पूछा है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर अपना ये रहा 2g इज इक्वल टू 2 इंटू ए है म्यू जी इंटू एस। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, एस आ जाएगा 1/म्यू, 1 अपॉन म्यू है 0.2, 5 मीटर आना चाहिए। क्या आंसर ये नहीं दिया? यस सर सही है। हाँ यस सर सही है। ठीक है, तो फिर मास की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, वो कैंसिल हुआ जा रहा है। जी क्वेश्चन नंबर 7। एट 9 10 11 12 13 14 15 एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सर वन ही है। क्वेश्चन नंबर है वन सर। 1 में डाउट है। यस सर।
100 मीटर डिस्टेंस 10 सेकंड में, काइनेटिक एनर्जी कैन बी 100 मीटर डिस्टेंस 10 सेकंड में, तो ऑन एन एवरेज इसकी जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 10 कितनी स्पीड से दौड़ा होगा? 10 मीटर पर सेकंड। v होगा इसका 100/10, 10 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी इनमें से किस रेंज में हो सकती है? मान लो पहला ऑप्शन मानते हैं अपन, 2 इंटू 10⁵ से 3 इंटू 10⁵, तो 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम कितना आएगा? 4, और 10 की पावर 3 बचेगी इधर, 2 कैंसिल हो गए। 4 × 10⁻³ 4000 किलोग्राम का पर्सन दौड़ेगा क्या? नो सर। 3 इंटू 10⁵ जो दूसरी वैल्यू उसमें तो और बढ़ जाएगा, 6000 किलोग्राम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 20,000 जूल से 50,000 जूल, तो 20,000 हाफ एम, और ये 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ से एम कितना आएगा? 200 200 तो नहीं है, 400 किलो। तो क्या 400 किलोग्राम का पर्सन दौड़ेगा क्या? हाँ दौड़ सकते। नो सर। अच्छा, 400 किलोग्राम दौड़ाओगे यार, कैसी बात करते हैं बेकार की। तो अगर 2000 जूल होती है 40 जूल आ जाएगा, 40 केजी। 40 किलोग्राम। इंटू, तो 40 किलोग्राम का दौड़ सकता है। यस सर, यही होगा। 5000 में भी कैलकुलेट करेंगे वो भी रेंज में ही आएगा कुछ, 5 कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा थोड़ा 4 सा। किलो का दौड़ सकता है ना। हाँ, अगर 200 जूल, चौथा ऑप्शन अगर सेलेक्ट करें, 200 हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, 4 किलोग्राम का पर्सन दौड़ाओगे? सर उड़ेगा। उड़ेगा, हाँ उड़ा देना। 4 किलोग्राम का पर्सन ही बना लेना चाहिए। ठीक है, जिसने पूछा था उसकी समझ में आ गया। यस सर। पहला सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, यस सर। कैसे ढूंढते हैं वेरिएबल फोर्स का वर्क डन? इससे मर्जी ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे ढूंढा जाता है? यस सर। क्या हुआ इसमें, आंसर नहीं आ रहा क्या? नो सर, आ गया। टुगेदर होगा। आ गया। हम्म इंटीग्रेशन करना है बस इसका, ए और बी तो कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, यस सर। यस सर। point particle of mass m moving along uniformly rough track PQR, पूरा रफ है,
The coefficient of friction between the particle and rough track is mu. The particle is released from rest from point P. P से छोड़ दिया उसे, and it comes to rest at R. R पे जाके फिर रुक गया. The energy lost by ball over the part PQ. P से लेके Q तक एनर्जी लॉस तो होगी ही कुछ ना कुछ फ्रिक्शन के अगेंस्ट. And QR of the track are equal to each other and no energy is lost when particle changes its direction. अच्छा, Q पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी, है ना, तो वहां टक्कर वक्कर में कुछ एनर्जी लॉस हो सकती है, तो उसे नेग्लेक्ट करना है. द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड डिस्टेंस एक्स क्यू से लेके आर तक की ये बतानी है, तो लिखते जाओ जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे. सामने से ये हाइट वगैरह दे रखी है, पी से रिलीज किया है, तो पी से जब ये क्यू पे पहुंच गया होगा, ये एंगल भी दिया है हमें 30 डिग्री, और हाइट भी दे रखी है शायद 2 मीटर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो यहाँ जाके इसके पास कुछ स्पीड आ गई होगी भी, है ना, और फिर यहाँ फ्रिक्शन लगेगा और फाइनली से यहाँ जाके रुक जाना है, और ये डिस्टेंस है एक्स, आर पे जाके रुक जाना है. तो देखो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर, एम मास है, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक जाते जाते सारी खर्च हो गई, तो लॉस जो होगा क्यू से आर तक का, क्यू से आर, क्यू टू आर, ये लॉस अगर मैं देखूं तो क्या इसे मैं हाफ एम वी स्क्वायर कह सकता हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास आई है वो सारी लॉस हो गई. लेकिन अगर मैं पी और क्यू पे बात करूं, पी पे देखिए टोटल एनर्जी एट पी, पी पे टोटल एनर्जी रहेगी इसकी सिर्फ mgh, है ना, काइनेटिक जीरो है. और टोटल एनर्जी अगर मैं क्यू पे देखूं तो पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी, रेफरेंस लाइन इसी को ले लें, लेकिन काइनेटिक एनर्जी रहेगी. तो इनमें ऑब्वियसली यहाँ फ्रिक्शन लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली कौन सी एनर्जी ज्यादा रही होगी इसमें, शुरू वाली, बाद वाली कम, क्योंकि लॉस हुआ होगा. तो अगर मैं पी से लेके क्यू तक का लॉस लिखूं, लॉस, तो देखना पहले थी mgh और अब है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये है mg इंटू 2 और ये है हाफ एम वी स्क्वायर. तो लॉस कितना हुआ होगा, mg इंटू 2 और माइनस हाफ एम वी स्क्वायर. सवाल ये कह रहा है कि P से लेके Q तक का जो लॉस है वो Q से लेके R तक के लॉस के बराबर है. देखो पढ़ो जरा, लिखा है क्या कहीं सवाल में, कोई लाइन है शायद ऐसी. यस सर। द एनर्जी लॉस्ट बाय बॉल ओवर द पाथ PQ एंड QR ऑफ ट्रैक आर इक्वल. इनको इक्वल कर देना है, ये दोनों लॉस इक्वल है. तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू 2 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू 2, एम से एम खत्म हो जाएगा, जी की वैल्यू आप रख सकते हो 10, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 20, वी इज इक्वल टू रूट 20. ये स्पीड आ गई यहाँ की. यस ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। हम्म.
अब ये v तो मिल गया, लेकिन अपना सवाल ये नहीं है, हमें देखो म्यू बताना है और ये x बताना है। तो अभी थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। देखो ये जो लॉस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, वो हाफ एम वी स्क्वायर सारा फ्रिक्शन में चला गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन ने जो नेगेटिव वर्क डन किया होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं लगाऊं, डब्ल्यू ऑल इज इक्वल टू क्यू से लेके आर तक डेल्टा के। तो डब्ल्यू ऑल में आएगा, नॉर्मल एम जी के तो जीरो है, जो भी वर्क डन आएगा फ्रिक्शन का आएगा माइनस, तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ से यहाँ तक म्यू एम जी इंटू एक्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया और एम कैंसिल हो गया। तो म्यू जी एक्स इज इक्वल टू टू म्यू जी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू रख दूं मैं, जो भी ढूंढी है, और जी की वैल्यू 10। तो म्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 जैसा आ रहा होगा ना। पहला इक्वेशन ये मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें Yes, sir. एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि वेरिएबल अपने पास कितने हैं, वेरिएबल दो. दो हैं, म्यू और एक्स। तो एक और चाहिए हमें। उसके लिए देखो फिर यहाँ से यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन आ गई, देखिए यहाँ से यहाँ तक ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक चल रहा होगा, ये कितना है 30 डिग्री, और ये 2 है। तो ये P से लेके Q तक की लेंथ ढूंढ सकता हूँ मैं साइन 30 से। तो साइन 30 इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर 2 अपॉन पी क्यू, और ये 1/2 हो जाएगा। तो P से लेके Q तक की लेंथ आ जाएगी 4, है ना। तो जब ये ब्लॉक P से Q चल रहा होगा तो देखो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, इसका FBD बनाऊंगा। तो इधर लगेगा mg साइन 30, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रही होगी, म्यू mg cos 30। नॉर्मल तो mg cos 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रिक्शन ने जो वर्क डन किया होगा, नेगेटिव वर्क डन, उसी की वजह से तो एनर्जी का लॉस हुआ है। तो देखो P से लेके Q तक जो ये जो लॉस लिखा है मैंने, ये वाला लॉस, क्या ये लॉस यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रिक्शन ने जो वर्क डन किया होगा उसके बराबर ही होगा। Yes, sir. सहमत है सब लोग, सर है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, देखो नेगेटिव वर्क डन किया होगा F, और ये डिस्प्लेसमेंट 4 आ चुका है। तो ये F मल्टीप्लाइड बाई 4, ये इज इक्वल टू होगा इस वाले लॉस के, ये जो लॉस है एम जी इंटू 2 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब इसमें एफ की ये वैल्यू रख दो और थोड़ा सॉल्व करो। वी तो हमें पता ही है, तो यहाँ से म्यू आ जाएगा, और इस म्यू को उठा के यहाँ रख देंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल पूछ लिया था ये मेंस के हिसाब से, तो एक आध दो सवाल ऐसा आ जाता है सर मेंस के पेपर में। हाँ, सर यहाँ पे म्यू एक्स इक्वल टू 1 आ गया, तो ऐसे ऑप्शन में मैच करा के देख सकते हैं ना किस किन दो का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक का ही प्रोडक्ट बना रहा हो, दो का प्रोडक्ट बना गया तो क्या। सर एक ही का ही आ रहा है इसमें। ठीक है, तो फिर तो कोई बात नहीं। ठीक है, सर म्यू 0.29 आ रहा है। म्यू 0.29 बता रहे हैं भाई, तो आ जाएंगे। म्यू की वैल्यू वहां रख दो तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, अप्रोच समझ में आ गई।
यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। जी सर। A person trying to lose weight by burning fat lifts a mass of 10 kg up to a height 1 meter 1000 times. Assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. ठीक है। How much fat will he use up considering the work done only when the weight is lifted up? अच्छा, जब ये ऊपर उठाएगा ब्लॉक को तो वर्क डन करेगा कि नहीं पर्सन एम जी के अगेंस्ट, यस सर। यस तो सर। वहां वेट लॉस होगा। हाँ, और फैट जो सप्लाई कर रहा है एनर्जी, एनर्जी चाहिए ना उसे उठाने के लिए, एनर्जी चाहिए पर्सन को, यानी एम जी एच जो यस वर्क डन किया है एम मास के ब्लॉक को एच हाइट तक, एम जी एच जो वर्क डन किया है वो उतनी एनर्जी फैट से लाएगा वो। और फैट कैसे सप्लाई कर रहा है? 3.8 इंटू 10⁻7 जूल ऑफ एनर्जी पर केजी। ठीक है, जी सर। विद 20% एफिशिएंसी, यानी फैट जो बर्न हो रहा है उससे जो एनर्जी आ रही है वो सारी एनर्जी काम में नहीं आ रही, उसका 20% ही काम आ रहा है। 20% कहीं दूसरी जगह में लॉस हो गया हुआ 80%, तो बक्से को उठाने में तो सिर्फ 20% ही काम आ रहा है। तो मान लो पर्सन ने एम के जी फैट जो है लॉस कर दिया, एम टोटल, तो एम के जी से पर के जी इतनी एनर्जी मिल रही है उसे, तो एम से कितनी मिल गई होगी? एम मल्टीप्लाइड बाई 3.8 इंटू 10⁻7, ये एनर्जी फैट से मिली टोटल, लेकिन इसका 20% बक्से को उठाने में काम आ रहा है, सवाल में लिखा हुआ है ये। तो ये है एम मास फैट का जो हमें ढूंढना है शायद, और 3.8 इंटू 10⁻7 और इसका 20%, ये उस बक्से को उठाने में जो वर्क डन हो रहा है एम जी एच, बक्से का एम कितना है 10 जी एच, और ये काम इसे कितनी बार करना है? 1000 बार। 1000। बस हो गया। ये जी की वैल्यू शायद हमें 9.8 पुट करनी है, तो एम जो यस आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। एम ढूंढना, एच दिया ही है इसमें 1 मीटर, तो ये जो एम होगा वो अपना आंसर, इतना फैट बर्न हो जाएगा। समझ में आ गया सवाल? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, यस सर। an elevator in a building can carry a maximum of 10 persons
with the average mass of each person 68 kg. Mass of the elevator itself is 920 kg and it moves with a constant speed of 3 meters per second. The frictional force opposing the motion is 6000 Newton. If the elevator is moving up with its full capacity, the power delivered by motor, अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चलाने के लिए सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो ऊपर जो फोर्स लगाया गया होगा इसको खींचने के लिए, मतलब ऊपर रस्सी रस्सी बंध रही होगी कि नहीं, लिफ्ट को रस्सी रस्सी से सर। तो खींचते हैं। जी सर। तो ये मोटर ही तो फोर्स लगा रही होगी, ये इसे टेंशन कह सकते हैं या एफ कह सकते हैं। तो अब देखो इसका अपना मास कितना है, 920 kg। लिफ्ट 920। का 920 kg, तो ये जी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एम जी हो गया इसका, लिफ्ट का। अब इसके पर्सन जो अंदर हैं वो हर एक 10 हैं और हर एक का 68, तो सारे पर्सन्स का मिला के एम जी कितना हो जाएगा, 680। ये तो मास हो गया 680। इंटू ये आ गया, सही है, 680 तो मास हो जाएगा, तो जी से भी Yes, तो sir. मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। और जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन विक्शन भी लग रहे होंगे कहीं, है ना, जैसे घूमती है ना ये लिफ्ट, जैसे ये रस्सी को घुमाते हैं ऐसे, इस तरह से कुछ इसका जो मैकेनिज्म होता है, तो उसमें कुछ फ्रिक्शन विक्शन भी आ रहे हैं। तो फ्रिक्शन वाला फोर्स भी इसकी मोशन को अपोज ही कर रहा होगा, रेजिस्टिव फोर्स कह सकते हैं इसे। वो कितना दिया है, 6000। 6000। और इसको अब हमें कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलाना है, कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये कांस्टेंट है तो सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो ये जो t या जो f है ऊपर मोटर ने जो लगाया होगा, तो कितना लगाना पड़ेगा, टेंशन कह सकते हैं इसे, रस्सी खींच रही होगी इसे। इन सबको ऐड कर दो, 22,000। 900 प्लस 6800 प्लस 6000, ठीक है। ये तो फोर्स आ गया, वेलोसिटी दे रखी है, तो क्या पावर और पूछिए शायद, है ना, पावर एफ इंटू वी, कॉस जीरो हो जाएगा, जिधर एफ है उधर ही वी है, तो एफ वी कॉस थीटा होता है कि नहीं, कॉस जीरो तो 1 हो जाएगा, ये होना चाहिए। ये कितना आता है पूरा मिलके, 22,000। 22,000। Yes, sir. 22,000. सर 66,000 आंसर। 66,000 आ गया सर। वी है 3, पावर रही होगी 66,000 वॉट। इतनी पावर से मोटर को इसे खींचना पड़ा होगा। ठीक है, हो गया क्लियर। यस सर। Yes, sir. 12 हो गया, ये 13, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यस सर। यस। the work done on a particle of mass m by a force
ये कांस्टेंट और ये फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है आई कैप जे कैप में। When particle is taken from point A to point B along circular path of radius A, सेंटर उसका ओरिजिन पे है। थर्ड क्वेश्चन, तो ये ऐसा है कुछ, देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ए कॉमा जीरो से जीरो कॉमा ए पे ले जाना है। ए कॉमा जीरो यहाँ होगा ऐसे सर्कल के अलोंग, जीरो कॉमा ये सर्कुलर पाथ 1/4 सर्कल होगा, ये सब पूरा सर्कल तो ऐसे होगा। ए रेडियस का सर्कुलर पाथ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना है। ए रेडियस का सर्कल है ये और सेंटर इसका ओरिजिन पे है। तो ये जो सर्कुलर पाथ है ये बेसिकली हमें दे दिया है, इसका इक्वेशन दे दिया है, जानते हैं ये? यस यस सर। तो अब जो फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है वो जो भारी भरकम सा लिखा है वो देखो कितना आसान बन जाएगा। एफ वेक्टर इज इक्वल टू के ब्रैकेट में ऊपर है एक्स आई कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो लिखा है उसकी जगह पे लिख देंगे ए स्क्वायर। यस सर। ए स्क्वायर की पावर 3/2 क्या बन जाएगा ये, ए क्यूब प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो फोर्स बेसिकली थोड़ा सा डराने के लिए लिख दिया है, लेकिन ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो अब इसका W कैलकुलेट करना है, वर्क डन। वेरिएबल फोर्स होगा ये तो साफ पता चल रहा है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन ढूंढते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। एफ एक्स कितना है देखो यहाँ, के ए क्यूब इंटू एक्स, तो के डिवाइडेड बाई ए क्यूब तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में एक्स डी एक्स प्लस इसमें भी के बाई ए क्यूब बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डी वाई। ये रहा एफ वाई, फोर्स का वाई कंपोनेंट। एक्स की लिमिट देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक्स की लिमिट ए से जीरो, वाई की लिमिट जीरो से ए। तो ढूंढ लो जरा इसे कितना आता है, के बाई ए क्यूब और ये एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगाएंगे जीरो माइनस ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस के बाई ए क्यूब, ये वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगाएंगे तो ए स्क्वायर बाई टू, और ये कैंसिल हो गए शायद। तो इस फोर्स का वर्क डन ए से बी तक जाने में जीरो आ रहा है। आया पकड़ में? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। और कोई डाउट तो नहीं रह गया सीट में कहीं, देख लो। नो सर। नो सर। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन की सीट भी शुरू कर दी होगी शायद, यस सर, कंप्लीट भी हो गई। कंप्लीट भी हो गई, तो कर सकते हैं उसे डिस्कस।
एक्सरसाइज यस सर। 1 अगली क्लास में एक्सरसाइज 1 कर देंगे डिस्कस, ओके सर। ठीक है। जी सर। तो सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में दो पॉसिबिलिटी बताई, डिस्क्रीट मास सिस्टम और कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था, इंटीग्रेशन यूज होता है इसमें। यस सर। कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए आरसीएम अगर ढूंढना हो तो आरसीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर डी एम डिवाइडेड बाई डीएम। अगर ये हमें एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लगाना है तो एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। वाई के लिए लगाना होगा तो ये वाई आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। तो वैसे कुछ तो सिमेट्रिक बॉडीज होती हैं तो उनके सेंटर ऑफ मास तो हमने डायरेक्ट याद कर लिए, लेकिन जैसे यूनिफॉर्म रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होता है, लेकिन रॉड अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी, रॉड के लिए शायद ये कर लिया था हमने सवाल, है ना, यस यूनिफॉर्म के सर। लिए भी और यस नॉन सर। यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो फिर इस फॉर्मूले से उसका सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढा जाता है, यही शायद अपना लास्ट क्वेश्चन था। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स, ये फंक्शन रहा होगा। यस सर। लेकिन अगर रॉड यूनिफॉर्म है तो फिर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो हम डायरेक्ट उसके मिड पॉइंट जो होता है उसी पे सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे है, तो उसका अगर एक सवाल देखें हम, जैसे ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये रही, और एक और यूनिफॉर्म रॉड इससे कनेक्ट कर दी, इसके बिल्कुल बीचों बीच से टी शेप बना दी ऐसे। दोनों यूनिफॉर्म रॉड हैं, इसका मास एम लेंथ है, इसका मास एम लेंथ है। तो ये जो सिस्टम अब बन गया है, सिस्टम जो तैयार हो गया है, इसका सेंटर मास कहाँ होगा वो हमें ढूंढना है। तो क्या हम इसे दो पार्टिकल के सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे ये जो रॉड है, इस रॉड का जो पूरा मास है एम, वो एक जगह पर रखा जा सकता है यहाँ इसके मिड पॉइंट, और ये जो रॉड है इसका पूरा मास इसके मिड पॉइंट पर रख सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास दो ही पार्टिकल का सिस्टम बन गया, ये एक एम और एक एम। अब ये दोनों मास बराबर हैं, तो याद करो दो पार्टिकल और दोनों के मास एक जैसे हैं, तो सेंटर मास कहाँ होता था? बिल्कुल बीचों बीच में, इनके बीच याद है। तो अब देखो ये एम और एम के बीच की लेंथ होगी L/2, इधर से L/4 और इधर से भी L/4, यहाँ पाया जाएगा सर। कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले से डायग्राम से आंसर आ गया। यानी इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पाया जाएगा, इधर से इसके मिड पॉइंट से L/4, इसके मिड पॉइंट से भी L/4, ठीक है। यूनिफॉर्म रॉड थी ये दोनों। अगर स्थिति ऐसी है, देखो एक यूनिफॉर्म रॉड ये है, एक दूसरी यूनिफॉर्म रॉड इससे ऐसे कनेक्ट कर दी गई, इन दोनों रॉड से एल शेप बना दी गई है ये। इसका मास एम लेंथ है, इसका मास भी एम लेंथ, दोनों रॉड यूनिफॉर्म। इसका सेंटर मास अगर हमें ढूंढना हो तो वो भी अपन देखो डायरेक्ट कर सकते हैं दो पार्टिकल के सिस्टम से। जैसे ये पूरी रॉड का सारा मास हम एक ही जगह पे रख सकते हैं, इसके मिड पॉइंट पे एम, और इसका भी इसके मिड पॉइंट पे एम। अब देखो दो पार्टिकल जैसे बन गई है, एक पार्टिकल ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, अब क्योंकि मास बराबर है दोनों के, तो इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ सेंटर मास पाया जाए। ये L/2, ये L/2,
ये पूरा ढूंढ सकते हैं अपन पाइथागोरस से, उसका आधा इधर से आधा इधर से, ये सेंटर। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डायग्राम से ही पता चल रहा है। ठीक है, यस सर। four identical rods, each of mass m, length l, are connected to form square frame। 4 रॉड की हेल्प से एक स्क्वायर फ्रेम बना सकते हैं। अब सारी रोड्स, चारों रोड अगर आइडेंटिकल हैं, एक जैसी है, मास सबके एक जैसे हैं, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम ढूंढ सकते हैं इजीली। देखो, इसका मास यहाँ रखा जा सकता है, इसका यहाँ, और ये सारे मास अगर बराबर हैं, एम 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 और एम, तो देखो ये दो पार्टिकल मान लें, ये और ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच यहाँ आएगा, और इन दोनों का भी बिल्कुल बीचों बीच। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम बिना कैलकुलेशन की बता सकते हैं स्क्वायर के सेंटर पे। सारी रोड्स का मास एक जैसा है, तो 4 पार्टिकल का सिस्टम जैसा बन गया ये, 1 2 3 4, यानी इस रोड को एक पार्टिकल जैसा मान लेंगे अब हम, जो जिसका मास m यहाँ रखा हुआ है इसके मिड पर। ठीक है, जी सर। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाएंगे, जैसे इस रॉड का मास, लेंथ तो तीनों की एक जैसी है, इसका मास m है, इसका मैं 2m कर दूं, इसका 3m, यानी कुछ भी मास हो सकते हैं, जरूर नहीं कि इसी सीक्वेंस में हो, या m 2m 3m, कुछ भी है, अलग अलग मास है ये सब। क्या अब कह सकते हैं इसका सेंटर मास यहाँ होगा? अब नहीं होगा। तो अब वो कंसेप्ट नहीं लगेगा कि भाई आमने सामने वाले बराबर हैं तो उनका मिड पॉइंट पे आ गया। लेकिन ये है तो 4 पार्टिकल का ही सिस्टम, तो अब इसे कोऑर्डिनेट से किया जाएगा। तो बना लेंगे डायग्राम और सवाल लिख लें। फाइंड COM, सवाल तो अपना वही है, फाइंड COM। तो अब कैसे करें, देखो वही अप्रोच, अब तो कोऑर्डिनेट्स वाली। ओरिजिन मानेंगे कहीं ना कहीं, ओरिजिन वैसे हम कहीं मान सकते हैं, जैसे इस कॉर्नर को ओरिजिन बना दूं, ये बना दिया, देखो ये y एक्सिस बन जाएगी, ये x एक्सिस बन जाएगी, और ये पॉइंट मैंने ओरिजिन बना दिया। तो ये जो पार्टिकल जहाँ रखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे l/2, 0, l/2 का ही। इसके कोऑर्डिनेट्स x तो l होगा, और ये l/2, l, l/2। इसके कोऑर्डिनेट्स l/2, l, और इसके कोऑर्डिनेट्स 0, l/2। अब देखो 4 पार्टिकल्स का सिस्टम बन गया ये, चारों के x कोऑर्डिनेट पता है, चारों के y, तो XCM YCM से हम आंसर ढूंढ लेंगे। ढूंढे जरा फटाफट, XCM कितना आ रहा है। इसको पहला पार्टिकल मान लूं मैं m1, m इंटू x कोऑर्डिनेट इसका l/2 प्लस 2m इंटू l प्लस 3m इंटू l/2 प्लस 4m इंटू 0, इसका x कोऑर्डिनेट तो 0, डिवाइडेड बाई 10m है टोटल मास। तो कैलकुलेट करके बताओ मुझे XCM कितना आ रहा है। ऐसे ही YCM भी ढूंढा जाएगा, m इंटू 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस 2m इंटू l/2 प्लस 3m इंटू l प्लस 4m इंटू l/2, 4m इंटू l/2 डिवाइडेड बाई 10m। वैसे YCM भी आएगा। तो देखें जरा, ढूंढ के बताएं मुझे XCM कितना है, YCM कितना। सर 2/5 LXCM। सर 12/5 आ रहा है एक्चुअली। ये आ गया 2l/5, और ये
YCM भी ढूंढे, XCM बताया 2L/5, 3L/5, 3L/5। अब ये जो वैल्यू आ रही है 2L/5 और 3L/5 यहाँ से आ रहे हैं। 2L/5 को मैं लिख सकता हूँ 0.4L और ये 0.6L। 0.4L तो L/2 से थोड़ा कम होगा, तो यहाँ से होगा। L/2 से थोड़ा कम होगा x कोऑर्डिनेट, और L/2 से थोड़ा ज्यादा होगा y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पाया जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास सिस्टम। ठीक है, तो वही जो पार्टिकल्स वाला अपना सिस्टम होता था, उसी से आंसर ढूंढ लिया जाएगा। 4 पार्टिकल का सिस्टम बन जाएगा ये। अब देखो, जैसे हमने कुछ कंटिन्यूअस बॉडीज थी, सिमेट्रिक बॉडीज, उनके सेंटर मास हमने डायरेक्ट लिख लिए थे। जैसे रिंग का सेंटर मास उसके सेंटर पे था, डिस्क का सेंटर मास भी उसके सेंटर पे था। लेकिन अब हम उन बॉडीज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे रिंग को कर देंगे आधा, डिस्क को भी आधा कर दिया जाएगा। तो ऐसी कुछ बॉडीज के सेंटर मास और सीखेंगे अब। तो अब आपको हेडिंग लिखनी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग। हाफ रिंग है यूनिफॉर्म, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है कहाँ होगा। तो बनाते हैं पहले, तो देखो हाफ रिंग ऐसे बनाई जाएगी। ये है अपनी हाफ रिंग, ये है रिंग। यहाँ से एक वायर है मान लो, और उस वायर को ऐसे सेमी सर्कुलर शेप दे दिया। ए एंड है, ये बी एंड। ए और इसे सीधा कर देंगे तो एक वायर बन जाएगा, लेकिन इसे ऐसे घुमा के रख दिया। एक एंड ए है, एक बी है। यहाँ इसका सेंटर होगा ये सी। ये सेंटर है, सेंटर अलग चीज होती है, सेंटर ऑफ मास अलग चीज है। और ये जो रिंग है इसका मास m है, रेडियस r। ये जो आधी रिंग है इसका मास m और रेडियस r। ठीक है, अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो कुछ फायदा हम सिमेट्री का उठाएंगे, यानी ये कंप्लीट रिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी हद तक हमें सिमेट्री यूज करके और काफी हेल्प मिल जाएगी। और दूसरा, फिर मैथमेटिकल अप्रोच फॉर्मूला है ही अपने पास। तो सिमेट्री का देखो क्या फायदा उठाया जाएगा यहाँ। जैसे ये जो रिंग है, मैं इसकी इस आधी रिंग की लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहा हूँ। देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये वो लाइन है जो इस आधी रिंग को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। सहमत है सब लोग? जी सर। लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं हम इसे। अब देखो ध्यान से समझना, ये रिंग रिंग ऐसे है। इस रिंग का मास जो है यहाँ पड़ा हुआ है ऐसे सर्कमफेरेंस। तो मैं इस रिंग को छोटे छोटे डीएम डीएम डीएम, छोटी छोटी लेंथ है डीएम डीएम मास, उनसे मिलके बना हुआ मान सकता हूँ। तो देखो, ये यहाँ ये जो बी वाला एंड है यहाँ पे एक डीएम मास, और ये ए वाला जो एंड है यहाँ डीएम मास। यानी यहाँ एक छोटा सा डीएम मास एज्यूम कर लो, यहाँ डीएम। तो ये डीएम और ये डीएम मास दोनों को मिलाएं तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच यहाँ आएगा, है ना? यस सर। मतलब दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास एक जैसा। अब जैसे यहाँ एक डीएम मास ले लिया मैंने यहाँ, तो इसके ठीक सामने इधर एक डीएम मास होगा। इस डीएम मास और इस डीएम मास का सेंटर मास कहाँ होगा? इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल बीचों बीच, यही तो आएगा इस लाइन पे। यहाँ डीएम मास इसके ठीक सामने ये जो है सर इसका यहाँ आएगा। तो इस हिस्से में जो भी डीएम मास लेंगे उसके ठीक सामने दूसरा मिल जाएगा, तो उसका सेंटर मास यहाँ। तो अब देखो सबके, अब इधर उधर वाले सबके सेंटर मास इस लाइन पे आ रहे हैं। तो क्यों ना हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएं कि इस पूरी जो रिंग है, पूरी मतलब ये आधी जो रिंग बनाई है हमने,
इसका सेंटर मास इसी लाइन पे आएगा। यस तो सर। भाई, तो ये सिमेट्री का फायदा मिला हमें। क्या फायदा मिला कि इस स्ट्रक्चर का जो आधी रिंग है, इसका सेंटर मास इसकी सिमेट्री वाली लाइन पे कहीं ना कहीं आना है। ठीक है, तो मैं अब देखो कैलकुलेशन कैसे करूंगा। ये जो यहाँ इसे मैंने मान लिया ओरिजिन, और ये जो लाइन है इसको कह दिया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री क्या मैं ये कह सकता हूँ सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे आना है। यस सर। तो हमें एक्सीएम ढूंढना है या वाईसीएम ढूंढना है? वाई सी। सिर्फ वाईसीएम के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो अपनी बात बन जाएगी। तो यहाँ तक हमने सिमेट्री का फायदा उठाया, और सिमेट्री से हमें ये पता चल गया कि इसका आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा। और फिर हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच से देखा, इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस इसे ओरिजिन, तो हमें पता चला कि वाई सी एम ही आना है इसमें, वाई एक्सिस पे ही सेंटर मास आना है। तो हमें अपना जो फॉर्मूला लगाना है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फॉर्मूला बताया था, वो वाई सी एम के लिए लगाना है बस। तो वाई सी एम जो आ जाएगा वही यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर मास मिल जाएगा हमें वाई सी एम से। ठीक है, यस सर। तो अब वाई सी एम के लिए देखो हमें क्या क्या चाहिए। वाई सी एम का फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डीएम। मतलब डीएम डीएम मास के एलिमेंट लिए जाएंगे। तो रिंग पे देखो डीएम मास कैसे लिया जाएगा, समझो जरूर। रिंग में एलिमेंट कैसे लिया जाएगा समझना थोड़ा सा। ये देखो ये रहा छोटा सा आर्क, ये ऐसे ऐसे आर्क होंगे ना छोटे छोटे, तो यहाँ से थीटा एंगल पे मैं ये छोटा सा आर्क ले रहा हूँ जो यहाँ पे ये डी थीटा एंगल बना रहा होगा, है ना। ये छोटा सा आर्क जिसका मास डीएम लेना है मुझे, तो ऐसे ऐसे डीएम डीएम मास होंगे। तो बताइए ये जो आर्क है छोटा सा, समझ पा रहे हैं सब लोग, ये छोटा सा आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाए हुए है, डी थीटा एंगल। डी थीटा। ठीक है, तो हमें डीएम भी चाहिए। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का यहाँ रिंग के केस में, तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं मास के, देखो सुन लो, वैसे तो आप जानते होंगे। सर लेंथ का लीनियर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, सरफेस का हो सकता है, और वॉल्यूम का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेंथ वाला या सरफेस वाला? रिंग की लेंथ। लेंथ होती है या एरिया होता है? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो खाली जगह हवा है। अगर ये डिस्क होती तो सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, लेकिन अभी ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए देखो कौन सी डेंसिटी डिफाइन होती है, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो लीनियर मास डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय लेंथ। अब देखिए इस रिंग का मास m ए से लेके बी तक कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर। आधी रिंग का, आधी रिंग की लेंथ पाई आर। तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। मुझे अगर इतनी सी लेंथ का मास चाहिए तो वही तो डीएम होगा। तो कोई मुझे ये बता सकता है ये लेंथ कितनी होगी आर्क की लेंथ, अगर ये सर आर्क आपकी सेंटर वीडियो, पे सर कैमरा ऑफ हो सर गया। कैमरा बंद हो गया सर। यस सर। सर आपका यस सर। कैमरा यस सर शुरू हो गया। बैटरी थोड़ी लो हो गई है।
हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब देखो, ये जो आर्क है, इस आर्क की अगर लेंथ मिल जाए हमें कहीं से, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ये लीनियर डेंसिटी, इसका मास आ जाएगा डीएम। लेंथ पता ही हमें, ये आर्क की रेडियस तो आर है और डी थीटा एंगल बनाए हुए है, तो आर डी कितनी थीटा। लेंथ होगी इस आर्क की? आर डी थीटा। तो मैं डीएम मास लिख रहा हूँ, देखो समझ जाएंगे। डीएम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा। सहमत है? लैम्डा होता है मास यस पर सर। यूनिट लेंथ। यस सर। तो लैम्डा की वैल्यू रख देंगे एम अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो डी एम की वैल्यू हमें मिल गई एम अपॉन पाई डी थीटा। डी एम की वैल्यू क्यों ढूंढ रहे हैं वो समझ ही गए होंगे, यहाँ चाहिए हमें। तो ये तो डी एम आ गया। अब हमें देखो फॉर्मूला लगाना है वाई सी एम वाला। तो डी एम के अलावा और हमें क्या चाहिए? वाई। तो इस वाई का मतलब समझो, देखो वाई का मतलब ये है, जो हमने डीएम मास लिया है, डीएम मास जो लिया है उसका वाई कोऑर्डिनेट। अरे बात समझ में? यस सर। तो देखो जरा, यस सर। अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिन, क्या डीएम मास यहाँ पड़ा हुआ है, तो देखो क्या यही वाई होगा? यस सर। और ये आर है, तो ये आर कॉस थीटा होगा या आर साइन थीटा? आर आर साइन साइड। थीटा। आर साइन थीटा। तो लगा देता हूँ, देखो मैं फॉर्मूला, वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर साइन थीटा, तो वाई की वैल्यू लिख दी मैंने, इंटू एम अपॉन पाई डी थीटा, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन एम अपॉन पाई डी थीटा। अब देखो थीटा यहाँ इस जगह पे होंगे तो थीटा जीरो होगा, और ऐसे ऐसे बढ़ते 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 यहाँ तक जाना है। तो क्या लिमिट रहेंगी? जीरो से पाई, जीरो से पाई, थीटा में इंटीग्रेशन होगा। ये एम अपॉन पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वाई सी एम इज इक्वल टू आर बाहर आ गया, और थोड़ा सा इंटीग्रेट करोगे तो ये बढ़िया सा रिजल्ट आता है, जो आपको रटना होगा। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे पाया जाता है। इस वाली लाइन पे सिमेट्री। अब ये वाई सी एम का मतलब 2r अपॉन पाई, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस होगी? 2r बाई पाई, यानी यहाँ कहीं। मैं फाइनल डायग्राम बनाऊंगा अभी। जैसे कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास, जैसे अगर इस रिंग को कंप्लीट कर दें अगर हम, तो सेंटर ऑफ मास सी पे ही हो जाएगा, सेंटर पे। लेकिन अब हमने नीचे वाले आधे पोर्शन को उड़ा दिया, हटा दिया यहाँ से, तो ऑब्वियस है जो हैवी पार्ट बच गया ऊपर, उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा यहाँ। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ना होके यहाँ कहीं इस लाइन पे होगा। तो ये रिजल्ट याद करना, और कैसे याद करना है देखो मैं फाइनल डायग्राम बनाता हूँ। हाफ रिंग जो है उसके सेंटर से आ रही है ये डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर पे ही हमने ओरिजिन माना था। 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे पाया जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे याद करना, देखो इस रिजल्ट को। जैसे ये है हाफ रिंग, इसे हाफ रिंग बना के दे दी। सबसे पहले हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, दो बराबर हिस्सों में बांट रही, ये सेंटर है। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये है 2r अपॉन पाई, यहाँ पाया जाएगा इसका सेंटर। ठीक है, फाइनल रिजल्ट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। और यही रिजल्ट हमें याद करना है। अब देखो, मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ। जैसे हमने अपनी सुविधा के लिए सिर्फ वाई एक्सिस माना था, लेकिन किसी सवाल में देखो रिंग हमें हाफ रिंग ही होगी, लेकिन ऐसे रख के दे देंगे, वो ऐसे रखी हुई दे दी, ये रही हाफ रिंग। अब इसका सेंटर मास ढूंढना है हमें।
तो वही देखो वाई एक्सिस वाला झंझट खत्म कर रहा हूँ मैं अब। उन्हें हमने अपनी सुविधा के लिए वाई एक्सिस माना था, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो जो हमने रिजल्ट रखा है वही काम आएगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो इसका सेंटर होगा, सबसे पहले कौन सी लाइन बनाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये रही। जरूरी नहीं है कि हमेशा वाई एक्सिस ही हो, वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए कैलकुलेशन कर ली और फिर रिजल्ट रख लिया। तो अब देखो यहाँ से सेंटर से इस लाइन पे यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये है 2r/5। तो कैसे भी रख दो इसे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा। आई बात पकड़ में? यस सर। यस हाँ जी सर। सर। तो ऐसे ये रिजल्ट आप रटेंगे। ये आधी रिंग का हो गया। अब नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क की बात करेंगे। अब डिस्क बनाएंगे इसे। डिस्क के लिए फॉर्मूला देखो क्या आता है, हाफ डिस्क। रिंग और डिस्क में अंतर तो आप जानते ही। जैसे ये है हाफ डिस्क, ऐसे बनाई जाएगी। ये रही हाफ डिस्क। प्लेट है, सेमी सर्कुलर प्लेट कह सकते हैं। अब इसमें मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लेंथ वाला होगा या एरिया वाला? एरिया एरिया। एरिया वाला सर। एरिया। तो इस डिस्क का मास है m, रेडियस r। इसके लिए देखो कौन सी डेंसिटी बना रहा हूँ, सरफेस चार्ज नहीं, मास है, सरफेस मास डेंसिटी। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज में भी तीन तरह की डेंसिटी होती है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। ऐसे ही मास में भी तीन तरह की डेंसिटी होंगी। तो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू हुआ करेगी मास डिवाइडेड बाय एरिया, मास पर यूनिट एरिया। अब देखो इस डिस्क के लिए अगर इसे लगाएं, इसका मास m है और कितने एरिया में है ये, इसका आधी डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2। r²/2। तो 2 पर चला जाएगा, 2m/πr²। ये आ गई इसकी सरफेस डेंसिटी। ये चीजें हमें पता है। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, तो वही काम, फॉर्मूला प्लस सिमेट्री। तो सबसे पहला काम करो, इसकी सिमेट्री वाली लाइन बना दें। ये रही, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ये डिस्क का सेंटर होगा यहाँ, ठीक है। और इस लाइन ऑफ सिमेट्री को मैं अगर वाई एक्सिस बना दूं और इसको एक्स एक्सिस, तो अब देखो हमने इससे पहले जो पढ़ा है वो आधी रिंग के लिए पढ़ा है। तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये बहुत सारी आधी रिंग से मिलके बनी हुई है यस सर। है ना? यस हाफ सर। रिंग है। सबसे सबसे छोटी हाफ रिंग होगी ऑलमोस्ट 0 रेडियस की, और सबसे बड़ी r रेडियस की। तो कोई भी एक हाफ रिंग आप इमेजिन कर लें ऐसे, तो बताइए उस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास, कितने लोग सहमत हैं वाई एक्सिस पे ही आएगा? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरी हाफ रिंग देख लो, उसका भी वाई। तो इसमें जितनी भी हाफ रिंग बन रही है सबका सेंटर मास वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो इस कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसका भी सेंटर मास वाई एक्सिस पे ही आना है। तो यहाँ भी हमें क्या काम करना है, वाई सी एम ए ढूंढना है। यस। यस सर। तो अब देखो इसमें एलिमेंट जिसका मास डीएम लेते हैं हम, वो कैसे बना रहा हूं मैं, अब समझ जाएंगे। आधी रिंग, ये देखो आधी रिंग की ये पट्टी जैसी बनाऊंगा मैं, यही तो होगा ये एलिमेंट। इस तरह की पट्टियां हैं ये आधी आधी रिंग की, उनसे बनी हुई है। ये जो इसकी रेडियस है मान लो आर है, स्मॉल आर, और ये जो विड्थ है इस पट्टी की वो डी आर। तो मैंने आर रेडियस और डी आर विड्थ की एक आधी रिंग ले ली है। ये है एलिमेंट, इसको डीएम कहा जाएगा यहाँ। तो इसका जो मास है डीएम, वो मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान देना। डीएम इज इक्वल टू होगा मास पर यूनिट एरिया सिग्मा
मल्टीप्लाइड बाई इस पट्टी का एरिया। तो बताइए ये आधी रिंग की पट्टी है स्मॉल आर रेडियस की, तो इसकी लेंथ तो हो जाएगी पाई आर, और विड्थ कितनी इसकी? सर कैमरा बंद हो गया। सर कैमरा बंद हाँ, हो गया। कैमरा बंद हो ही गया और अब क्लास भी बंद करनी ही पड़ेगी। यस सर। चार्जिंग में दिक्कत आ रही है, ये जो यस सर। सिस्टम है मेरे पास वो चार्जिंग पकड़ नहीं रहा। ठीक है, देखते हैं एक आध मिनट और चल जाए तो। अब तो देखिए यस सर। जी सर। अगर ये ऑफ हो जाए तो मान लेना क्लास खत्म हो गई। ठीक है, तो मैं Yes, देखो sir. लिख देता हूँ इसका फटाफट से। डीएम मास, डीएम इज इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू पाई आर, तो इसकी लेंथ हो जाएगी, और डी आर इसकी वेट। सिग्मा की वैल्यू 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर डी आर, छोटा आर है, तो डी एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर। तो हमें वाई सी एम के लिए लगाना है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। तो वाई देखो समझते हैं, वाई का मतलब ये है ये जो डीएम मास जहाँ रखा हुआ है उसका वाई कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से समझना, इस रिंग का जो डीएम मास है, इस रिंग का डीएम मास वो रखा होगा इसके सेंटर ऑफ मास पे। सहमत है? यस अब सर। बताइए स्मॉल आर रेडियस की जो रिंग है, आधी रिंग, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? यहाँ से याद करो, 2r बाई पाई। 2r by की जगह पे क्या होगा? छोटा आर। तो y की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अब सहमत हो जाना, 2 छोटा आर अपॉन पाई इंटू डीएम, तो ये रहा 2m अपॉन बड़ा आर स्क्वायर आर डी आर, और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर। ये 2m अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा और बाहर आके कैंसिल हो जाएगा। अब स्मॉल आर की लिमिट देखो क्या लूं मैं, स्मॉल आर 0 से लेके कहाँ तक जाएगा? ये कैपिटल आर। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये वाई सी एम इक्वल टू आंसर आ जाता है 4r अपॉन 3 पाई। ये रखना है, हाफ डिस्क का सेंटर मास 4r अपॉन 3 पाई पे पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे फिर कल, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।